आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, आबना हुर्मुज की सुनसान पानियों में एक नया तूफान सर उठा रहा है, जहां खामोश लहरों के नीचे छुपी बारूदी सुरंगें सिर्फ जहाजों ही नहीं बल्कि आलमी अमन के तवाजुन को भी खतरे में डाल रही हैं। ताकत के हवालों से एक सख्त पैगाम गूंजा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बहरिया को हुक्म दिया है कि इन पानियों में मौजूद हर उस कश्ती को जो खतरे की अलामत बने बगैर किसी हिचकिचाहट के खत्म कर दिया जाए। रफ्तार तेज हो रही है, फैसले सख्त होते जा रहे हैं और वक्त जैसे सांस रोके खड़ा है। ये महज एक अस्करी हुक्म नहीं बल्कि एक ऐसे दौराहे की निशानदेही है जहां हर कदम आलमी सियासत के एक नई सम तय कर सकता है। एक तरफ इल्जामात हैं, दूसरी जानिब खामोश तरदीद और उनके बीच वो बेयकीनी जो समंदर की गहराइयों की तरह पुरअसरार है। आबना हुर्मुज जहां से दुनिया की मईशत की सांसें जुड़ी हैं, आज एक बार फिर कशीदगी की जद में है, जहां हर लहर अपने साथ एक नई खबर, एक नया खदशा लेकर उठ रही है। इसी धुन में ये लिपटी कहानी आगे बढ़ती है, जहां पसे पर्दा कुछ हाथ हालात को संभालने की कोशिश करते हैं, जहां लफ्जों से ज्यादा इशारे बोलते हैं और जहां उम्मीद और खौफ एक ही किनारे पर खड़े नजर आते हैं। क्या ये सख्त फैसले किसी बड़े तसादुम का पेशखेमा बनेंगे या इन्हीं लहरों के बीच कोई रास्ता निकल आएगा जो दुनिया को एक बहरान से बचा लेगा? वक्त अपनी अगली चाल चलने को है तैयार। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे। ये वो घड़ी है जब हालात की नब्ज तेज हो जाती है और खबरें सिर्फ इतला नहीं रहती बल्कि एक गहरा एहसास बनकर उभरती हैं। एक तरफ नौजवान के ख्वाब हैं जो दरवाजों पर दस्तक देते दिखाई देते हैं, जैसे रास्ते मौजूद हो मगर मंजिलें धुंध में लिपटी खड़ी हों। दूसरी जानिब फैसलों की वो सयाही है जो कागज पर उतरते ही हजारों उम्मीदों की रोशनी मध्यम कर देती है और खाली जगह सिर्फ आदात नहीं रहती बल्कि उनके पीछे जुड़ी जिंदगियां भी साकित हो जाती हैं। उधर तवानाई की रवानी में वो ठहराव आया है जिसे किसी चलते काफिले के कदम अचानक रुक जाएं और पहियों की गर्दिश खामोशी में बदल जाए। रास्ते बंद हो तो सिर्फ सफर नहीं रुकता, उसके साथ जुड़ी हर जरूरत भी सवाल बनकर खड़ी हो जाती है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सगीर चौधरी साहब और किरण खान हमारा स्टूडियोज में साथ देंगे। इसके साथ हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। सगीर चौधरी साहब, प्रोग्राम का आगाज में आपसे करना चाहूंगी। सर, फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को बचाने के लिए गैर मामूली और गैर रवायती किरदार अदा कर रहा है। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। पाकिस्तान जो है वो वाहिद मुल्क है जो सालिसी का अमल जो है बड़े बेहतरीन अंदाज में सफारती सतह पर लेकर आगे चल रहा है। जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं उनमें तजादात हैं और हर रोज़ तकरीबन 10-20 उनके बयानात आते हैं और कभी वो धमकियां दे रहे होते हैं, कभी एक्सटेंशन कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल अगर कोई और मुल्क होता पाकिस्तान के अलावा तो बहुत अरसा पहले वो माफ़ी मांग के तो इस सारे अमल से निकल चुका होता। ये पाकिस्तान की हिम्मत है, हौसला है, बुर्दबारी है और क़यादत है। मैं समझता हूँ फाइनेंशियल टाइम्स की आपने रिपोर्ट का जिक्र किया तो मैं जापान टाइम्स की रिपोर्ट का भी आपको हवाला देना चाहूँगा ज़रूर कि जापान टाइम की जो रिपोर्ट है उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल के हवाले से जो जिक्र किया है उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ताकतवर फ़ौजी सरबराह फील्ड मार्शल जो हैं सैयद आसिम मुनीर अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकराती अमल में वो एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। ये जापान टाइम्स की रिपोर्ट है। और फिर ओबामा की बिल मुशाफा जो गुफ्तगू है उसमें फील्ड मार्शल का जिक्र ना हो तो उनकी गुफ्तगू अधूरी रहती है और हमारे पीएम का भी बहुत जिक्र होता है। तो सूरत हाल अब बड़े नाजुक मोड़ पे है इस वक्त। देखें, सीज़ फायर तो है लेकिन वाइट हाउस की राय जो तर्जमान है उन्होंने रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके मुकामी वक्त के मुताबिक तो वहाँ पे दोपहर थी, तो उन्होंने इसमें बड़ा वाज़े तौर पर कहा है कि जो सीज़ फायर है उसमें कोई डेडलाइन नहीं दी गई और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचक का मुजाहरा इसलिए किया है ताकि जो ईरान है उससे बेहतर डील हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अफजुदा यूरेनियम है वो ईरान अमेरिका के हवाले कर दे। तो डेफिनेटली वो उनका एक बयान है लेकिन ईरान पहले दिन से ही इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है जो मुज़ाकरात का दौर हुआ था और उसमें जो चीज़ें तय नहीं हो सकी थी उसमें यूरेनियम की अफसूदगी जो उनके हवाले करने से मुतल्लिक बात थी वो बड़ी अहम थी। और अब दुनिया जो है फोकस किस पे कर रही है? आबना हुर्मुज पे। देखें, जंग तो एक ठीक दुनिया को तबाह करने के लिए एक अलार्मिक सिचुएशन बनी हुई है लेकिन आबना हुर्मुज जो है जिसमें दुनिया की मईशत का दारोमदार है उसका बंद होना इतना अरसा वो दुनिया के लिए बहुत तकलीफ देह है। अब एक कॉन्फ्रेंस जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो लंदन में एक 30 से ज़ायद ममालिक हैं वो आबना हुर्मुज को खुलवाने से मुतल्लिक, जिसमें फ़्रांस और बरतानिया शामिल हैं, उन्होंने ये कंडक्ट करवाई है और 30 से ज़ायद ममालिक को वहाँ बुलाया है।
आबना हुर्मुज़ कैसे खुली जाए, किस तरीके से इसका हल निकाला जाए। तो वहाँ पे भी सर जोड़ के बैठे हुए हैं 30 ममालिक। तो अब देखें कि ये पूरी दुनिया का मसला बन चुका है और पूरी दुनिया के मसले को सॉल्व कौन कर रहा है? हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ साहब और बाकी जितनी भी हमारी क़यादत है उसमें नो डाउट के इसाक डार साहब जो हैं वो भी बहुत रब्ते कर रहे हैं। उन्होंने ईरानी सफ़ीर से रब्ता किया। इसके अलावा मोहसिन नकवी बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने वो मुसलसल रब्ते में हैं। जो पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर हैं उनसे मुसलसल रब्ते में हैं, उनसे रोज़ाना की बुनियाद पर एक आध मुलाकात भी वो करते हैं। तो मामला सफारती सतह पर पाकिस्तान जिस अंदाज से इसको आगे लेके चल रहा है ये दुनिया में एक बहुत बड़ी मिसाल है। अब दूसरी जानब देखें कि नाकाबंदी कर रहे हैं आप मैं सॉरी मुकम्मल कर लूँ। आबना हुर्मुज़ पे नाकाबंदी की बात हो रही है और वो कह रहा है कि जी मेरा पूरा कंट्रोल है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं। अब देखें कि रिपोर्ट ये है कि 34 ऑयल टैंकर जो हैं उसी कंट्रोल में से गुजर चुके हैं, ये ईरान ने दावा किया है और वो कहते हैं जी सेफली चले गए हैं। तो उन्होंने एक चाइना से आने वाला जहाज़ जो है उसको कब्ज़े में लिया, तो उसके मुकाबले में ईरान ने 3 जहाज़ जो है कब्ज़े में ले लिए। तो देखें इस तरह से नहीं चलेगा। ये चीज़ें जो हैं वो आप पाकिस्तान को आजमाइश में मजीद मत डालें। इस सूरत हाल में कौन लचक? देखिए पाकिस्तान लचक तो ईरान दिखा रहा है, लेकिन अमेरिका को अपने बयान के अलावा अमली तौर पर भी कुछ थोड़े से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और लोग पूरी दुनिया को ये समझाना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई अब सिर्फ ईरान पे नहीं, आप कैसे एक विक्ट्री स्पीच रोज़ाना करने की कोशिश करते हैं और आप कहते हैं कि मैं विक्ट्री कप लेके जो है यहाँ से आगे निकल जाऊँ और वहाँ पे दिखाऊँ अपने अवाम को। आपकी अवाम में मकबूलियत कितनी है? आपकी 37% से भी ज़्यादा डाउन हो चुकी है मकबूलियत अवाम में इस वक्त। और देखें ईरान जो है वो उसकी अवाम उसके साथ है। ईरान कह रहा है कि हम अपने अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो देखें ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं उनका अलग से एक स्टैंड है, लेकिन वाइट हाउस की तर्जुमान रात एक बड़ा मुज़ाक़रा-ख़ेज़ किस्म का बयान भी दिया। उसने कहा जी कि देखें इनकी क़यादत में आपस में तज़ाद है, तो तज़ाद होता तो ये मामला यहाँ तक ना पहुँचते मेरा ख्याल है। ये बस बयानात देने के लिए कि तज़ाद है, हमने रिजीम जो है वहाँ पे चेंज कर दिया है, जो हम जिस मकसद से गए थे ईरान में हमने वो चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। सो वो वाली चीज़ें सगीर साहब नहीं हुई हैं, दुनिया जानती है इस पर। असगर चौधरी साहब, हम देख रहे हैं कि ट्रंप जो है बार बार खुश हो जाते हैं, खुद ही कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, ईरान ने ऐसे कर दिया, ईरानी अवाम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी एक और जो बयान आता है, ईरान में 8 ख़वातीन की मौत की सज़ा जो है वो रोक दी गई है और ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ईरान से बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उन्होंने मेरी बात मान ली है। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल काशा, देखें इस पर जैसे मैं थोड़ा सा लिंक करूँगा जो सगीर चौधरी साहब ने बात की है उससे भी, इस पर कोई शक नहीं है कि और कल इसका एक अमेरिकन जर्नल ने एक इतराफ़ भी किया जब वो बात कर रहे थे। जब परसों हमें ये लग रहा था कि ये डेड लाइन अब ख़त्म हो रही है और ये मामला फिर दोबारा जंग की जानब जाएगा, लेकिन फिर पाकिस्तान ने इंटरवीन किया और वो जंगबंदी में तोसी होगी। उसी रोज़ मॉर्निंग में आप देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि कोई जंगबंदी में तोसी नहीं होगी। उस जर्नल ने बड़ी एक ज़बरदस्त बात की अमेरिकन ने कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऐसे तल्लुकात है पाकिस्तानी फील्ड मार्शल से कि वो अपने दोस्त की बात को टाल नहीं सकते। ये एक बड़ा अहम बात है। दूसरी बात यह है कि देखें हम बात करते तो अक्सर वो तनकीद होती है ना जी कि हम वैसे ही तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया तारीफ़ें कर रही है पाकिस्तान की सारे मामले में, कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो एक मिसाली किरदार बन के सामने आया है। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है और जो कुछ उन्होंने ईरान के बारे में जैसे अभी आपने जो सवाल किया है ख़वातीन से मुतल्लक, प्रेसिडेंट ट्रंप अगर उसे एक आम फेम में कहें तो एक वो मुहावरा है ना कि पल में माशा पल में तोला, उनकी समझ नहीं आती है कि किस वक्त वो क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल जब भी वो कोई बात एक जानब वो धमकी दे, देखें आप मामलात असल ख़राब कहाँ से हुए हैं कि जब फील्ड मार्शल तेहरान में मौजूद थे, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हमने आबनाए हरम्स खोल दिए। उस वक्त जो उन्होंने रद्द-ए-अमल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा ना कि हमने मजबूर कर दिया, हम घुटनों के बल उन्हें लेकर आ गए, वो मजबूर हो चुके हैं और देख लें उन्होंने वो खोल दी है। उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन फिर बंद कर दी। चलें अगर आप धमकियाँ ही सही तो हम फिर ये भी करके देखते हैं। इस वक्त ज़रूरत जिस चीज़ की है, देखें जैसे सगीर चौधरी साहब ने बात की है, G8 के ममालिक आज बैठे हुए हैं, वो भी इसके ऊपर गौर कर रहे हैं, लेकिन वो बाद जंग के ऊपर वो गौर कर रहे हैं। दुनिया तो मफलूज हो गई है ना, बिल्कुल पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स को देख लें, ऑयल का जो इस वक्त क्राइसिस पूरी दुनिया में आया हुआ है, तो दुनिया को तो इसका हल चाहिए ही चाहिए। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की एक बड़ी अचीवमेंट, रात को बड़ा हैरान हुआ अचानक
कि जी सर, आपसे क्या प्रेसिडेंट खूब कह बात रहे है हैं कि जी कि पूरी हम दुनिया इससे मुतासिर है, पूरी दुनिया की मईशत इस वक्त इससे मुतासिर हुई है। सबसे बड़ा जो फर्क है सर जी, इस वक्त इस्लामाबाद बंद है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जुमे की भी बात हो रही थी कि ट्रंप साहब आ जाएंगे या ट्रंप साहब जो है जेडी वेंस को भेजेंगे, अपना एक डेलीगेशन जो है पाकिस्तान आ जाएगा, तो चीजें आगे हमें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। सायरा जी, वो चीजें भी बढ़ती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जो हमारे यहाँ पे हालात है इस्लामाबाद के देख लें तो अवाम जो है वो घरों तक महसूर हो गए हैं। बड़े से इस्लामाबाद के बंद हैं, सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। एक आम आदमी का बाहर निकलना भी इस वक्त जो है मुश्किल हो चुका है। शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, क्या कहेंगी? शहरियों का रद्द-ए-अमल मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दी। शहरियों का रद्द-ए-अमल इन तमाम ज्यादतियों को पर होता तो ये हुक्मरान आपको दिखते ना, कि शहर बंद, कारोबार बंद। फिर उसके बाद जो बहरान आया हुआ है, कल से एक खबर गर्दिश कर रही है, लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं कि जो सोलर पैनल पे जी नेपरा से लाइसेंस लेना है और उसकी फीस भी देनी है, सालाना फीस भी देंगे और फिर किलोवाट के हिसाब से वो पता नहीं 1000 या वैसे, वो लोग तो परेशान हैं। और लोग हर चीज सह रहे हैं। लोगों ने कहाँ एहतजाज किए हैं, लोगों ने कहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, मुझे तो नजर नहीं आया। आप हम या जो चैनल्स होते हैं उस पे बैठ के हम लोग अवाम की बात तो करती हैं, लेकिन अवाम कहाँ पर है? सारा जी, हम तो परेशान है। हम भी यही इस्लामाबाद में मौजूद है, सो हम तो परेशान है, रास्ते बंद हैं, हालात जो हैं वो यहाँ हम तो परेशान है। मैं एक अवाम, एक मतलब जो एक अवाम जो पेट्रोल पंप की लाइनों में लग जाती है, वो अवाम जो 40% सेल के ऊपर दरवाजे तोड़ देती है, वो अवाम जो अदाकार को देखने के लिए कराची में आए थे, वो कोई तुर्क अदाकार थे, तो यहाँ पर तो दरवाजे टूट गए और वो इतना बड़ा कराची का मॉल है कि उसमें पाँव रखने की जगह नहीं थी। तो अवाम तो सही जा रही है, अवाम तो डंपर्स के नीचे आके मर रही है, अवाम तो मेन होल्ड में गिर के मर रही है, अवाम बिजली के बिल नहीं दे सक रही। और वो तो मुझे तो कहीं नहीं देखा कि अगर ये सब मतलब वो कहते हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं या अगर कोई तकलीफ में है तो बताएं, तो फिर उनके कानों तक पहुंचे तो सही कि वो बंद कमरों में एसी में बैठ के ऊपर ये ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, अवाम के ऊपर बॉम्ब गिराने की बात करते हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे हमारी सांस भी ये निकालें। और मैंने उससे पहले एक ऐसी बात की थी कि ये अपना एक बिल लेकर आ जाए, ये ऑक्सीजन के ऊपर भी टैक्स लगा दे, एक औसतन देखें कि एक इंसान कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, उसके बाद जो फिजा में ऑक्सीजन है उसके ऊपर भी टैक्स इनको लगाना चाहिए। और सबसे पहले ये मैं कह रही हूँ कि अब ये पाबंद करें हमें कि हम अपनी ज़कात भी इन लोगों को दें। आप यहाँ पर इनकी बाकी चीजें उठा के फोन देखें। मैडम सायरा आपकी आप अब स्टडी कर लें, ज़कात तो हम देते हैं बैंक को, आपको पता ही है ना कि बैंक कटौती करता है रमजान से पहले, ज़कात की कटौती आपकी भी होती होगी। देना चाहती हूँ मैं 4-5 लोगों को डायरेक्ट देना चाहती हूँ। अब आप केपी गवर्नमेंट देख लें, तब्दीली के नारे लगाते 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 अपना बजट भी सरप्लस में दे दिया, और जब उनके स्पीकर असेंबली है वो कह रहे हैं कि उनको मरने के बाद भी साबिक पुकारा जाए, और मेरे ख्याल में वो मुफ्तियों से मशवरा कर रहे हैं कि किस तरीके ऐसे वो उनकी पहुंच नहीं है वहां तक कि उनको वो मुनकर नकीर भी स्पीकर साहब कह के उनको जगाएं। वहां पर लोग, वहां पर आपका हालत देख लें लॉ एंड ऑर्डर की पूरे मुल्क में, आप वहां पर केपी के में गुर्बत आप देख लें। ये तो ऊपर ऊपर से हमें अच्छा दिखता है, किसी भी सूबे में आप रूरल एरिया में जाके वहां पर लोगों की हालत आप देख लें और इनकी मराद देख लें। जब इस किस्म की चीजें देखते हैं तो फिर खून जलता है। और फिर अभी क्या कहूँ आकाश, सोलर सिस्टम के, सोलर पैनल के हवाले से कुछ आप अभी बात करते हैं कि सोलर सिस्टम का लाइसेंस लेना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समझती है हुकूमत इस टाइम बहुत ही ज्यादा जरूरत महसूस कर रही है कि ये चीज होनी चाहिए? जरूरत क्या, उनकी सांस अटकी हुई, जो आईपीपीएस की कैपेसिटी पेमेंट इन्होंने अपने, आई एम सॉरी मुझसे कोई और लफ्ज निकलता नहीं है, कि अपने बाप का माल समझ के इन्होंने वहां पर कारखाने लगाए। और उसके बाद अब सुना है मैंने कि ये अक्टूबर में कुछ कारखानों की जो वो क्या कहते हैं उनका एग्रीमेंट है वो खत्म हो रहे हैं, और ये ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं कि लोग सोलर की तरफ ना जाएं, फिर ये तमाम चीजें और वो एग्रीमेंट उसको रिन्यू करें। मुझे बताइए कोई पुरसाने हाल है? एक तरफ से अभी आपने मुझसे ये सवाल पूछा, उससे पहले हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया में ये सालसी के किरदार अदा कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कहां से खुश हो हम?
कि एक तरफ से तो हम देखते हैं, दूसरी तरफ से घर में दाने नहीं है खाने को। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक लफ्ज है कंगाल कर दिए हमें, कि अब वो हम कंगाल हो गए हैं, गरीब तो था ही नहीं, मिडिल क्लास कंगाल हो चुका है। और ये यहाँ पर इनकी देखिए नहीं सारा साहब, जरा मुझे ये बताइएगा, मैं सिर्फ 10 सेकंड आपके लूँगा। ये कतर से LNG तो नहीं आ रही है, और मैं ज़रा आपको बताता चलूँ कि $2,28,000 ये हम दे रहे हैं एंग्रो LNG को, SSGC स्विस सुदर्न गैस दे रही है, और पाकिस्तान गैस पोर्ट का जो टर्मिनल है वहाँ पर $2,45,000 पर डे हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। ये 2 टर्मिनल है कराची के। जी, ये तो किसकी जेब में जा रहे हैं? हम किसकी जेब? ये इन अशराफिया की जेब में जा रहे हैं, जो इन्होंने अपने, वो कहते हैं अकरबा को, और अपने जिस तरह जैसे होता है कट होता है कि नाम किसी का, अपने फ्रंट मैन और अपने जानने वालों को नवाजा। आप जुल्म देखें कि यहाँ पर एक आम शख्स बिजली का बिल देते हुए रोता है, वो सही तरीके से दवा नहीं ले सकता। यहाँ पर हम टेस्ट नहीं करवा सकते हैं कि डॉक्टर के पास जाएं, जब वो टेस्ट लिख के देगा तो मुझे बताएं, आज तो नॉर्मल आप करवाने जाएं 22-23 हजार रुपए पक्के हैं आपके टेस्ट के, बिल्कुल, तो जो नॉर्मल बेसिक टेस्ट है। तो ये किन की जेबों में? तो ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये तमाम पार्टीज को भी पता है, और जो अवाम में जो शऊर रखते हैं, जो तालीम जिनके पास है, और जो ये चीजें देखते हैं। तो फिर मुझे बताइए कि खामोशी से हम जुल्म क्यों सह रहे हैं? सबसे पहले तो हिसाब हमारा होगा कि हमें सब कुछ पता था, ताकत भी थी, गोयाई की ताकत भी थी, और यहाँ पर ये कि लोगों के पास जाहिर है कतरा कतरा दरिया बनता है, उसके बाद सहे जा रहे हैं, और हल्की फुल्की सी कुछ सहाफी। सारा जी, शायद अवाम भी यही सोच रहे हैं कि कभी ना कभी तो इस चीज का एंड होगा, कभी ना कभी तो कुछ हमारे बारे में भी सोचा जाएगा। तो जब तक खुद नहीं निकलेगी तो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। ये तो हमें अब कहते हैं कि शायर मशरिक बता के जा चुके थे कि आपने खुद कुछ करना है। ये कैसे? अब आप देख ले, बेसिकली हमारी कौम का मिजाज ही ऐसा है। अब आप देख लीजिए, कुछ सहाफी बता रहे हैं कि ये गलती ईरान की है, ईरान को झुक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो हमने खड़ा होना सीखा ही नहीं है। यहाँ पर तो हमारे मुंह पे मुल्की मुफाद की पट्टी चेप दी जाती है, मुल्क कौम के वसी तर मुफाद में। और जब हम बात करते हैं फिर उसके बाद वो कहते हैं कि खुदा जाने ये गद्दार है, ये मुहब्बे वतन है। और सही कहा सारा जी, सही कहा। और कुछ सहाफी जो है वो ये भी कह रहे हैं अब हमें फैसला करना होगा कि हमें किसके साथ खड़ा होना है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। किरण, इस वक्त हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है मैं जीत गया, रिजीम चेंज हो गई, ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया, ईरान ने हमारी जितने भी शराइत थी उनको मान लिया। तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पहले भी उन्होंने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को इस्तीफा देने पे मजबूर किया था, अब आज एक और नया इस्तीफा जो है वो भी हमारे सामने, अमेरिकी बहरिया के जो सेक्रेटरी हैं उनको फारिग किया गया है। खौफ में तो वो हैं, भुखलाहट का तो शिकार हैं, क्या कहेंगी? बिल्कुल आकाशा, जो आपने एग्जांपल दिए हैं हम पहले भी बहुत बार अपने इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर बात कर चुके हैं कि ट्रंप साहब के जो बयानात हैं, तजाद हैं, वो इस सारी सूरत हाल को मज़ीद कशीदा करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ख़ास करके जो ईरान का मसला है वो इसी वजह से हल नहीं हो रहा। देखिए बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं अगर उसमें देखा जाए तो 90% तो दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ एग्री हैं एग्रीमेंट करने के लिए, लेकिन मसला कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान और मुँह की जो बंदिश है ना वो नहीं हो पा रही ट्रंप साहब की जानिब से। और असल मसला फिर जब ईरानी कहते हैं कि आप जब आए रोज़ नए बयानात देते हैं, धमकियाँ देते हैं और फिर नाके लगाते हैं, और ऐसे में आप फिर बात करते हैं मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने पर, तो फिर हम कैसे ही मुज़ाकरात कर सकते हैं? आप दिन को और बयान देते हैं, सुबह और बयान देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं फिर सारी सूरत हाल को मज़ीद कम्प्लेक्स बनाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। और ख़ास करके आपने खुद ही बताया जो अमेरिका के जो नेवी के सेक्रेटरी हैं उनको भी जो है इस्तीफ़ा दिलवाने पर मजबूर कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जब आप कहते हैं कि जी हमने ईरान को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है, हमने उनकी नेवी को तबाह कर दिया, एयरफोर्स को तबाह कर दिया, ऑयल रिफाइनरी ख़त्म कर दी है, सारी यूरेनियम बनाने वाली फैक्ट्रीज तबाह कर दी, तो फिर मसला कहाँ पे है? कोई उनसे ये सवाल भी कर ले कि फिर आखिर भाई क्यों आप जो है ये ऐसे बयानात दे रहे हैं दूसरों को, क्योंकि आपके जो इलेक्शंस हैं वो आने वाले हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं विन विन पोजीशन में, क्योंकि इंटरनली तो देखिए आपके डोमेस्टिक भी आपको वो सपोर्ट इस दफ़ा हासिल नहीं है, इंटरनेशनली सपोर्ट आपको हासिल नहीं है, दूसरी पार्टी जो है वो आपकी मुखालफत में है, अपोजिशन की बात कर ली जाए, और दुनिया भर से भी आपको इस चीज़ के ऊपर बातें सुनने को मिल रही हैं। अब ईरान ने तो अपने आप को मजलूम एक तरह से साबित कर दिया कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, जो
जो चीज़ें हो रही हैं, हमने तो फर्स्ट राउंड जो मुज़ाकरात के थे उसमें भी आए, बैठे, बात की, दूसरे राउंड के लिए भी तैयार थे, अब भी आ जाएंगे, लेकिन अगर दूसरी साइड से ये सारी चीज़ें बंद हों। और दूसरी एक बात पहले आपने जो बाकी मेरे कलीग से की उसमें भी थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी। देखिए पाकिस्तान का जो सेल्सी का किरदार है वो दुनिया उसकी बातें कर रही है, उसमें कोई शक नहीं है। और हम भी जहाँ पे जो चीज़ है उसकी बात करें, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर का रोल हो, चाहे हमारे फील्ड मार्शल का रोल हो, डिप्टी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर दाखिला का, वो अपने लिहाज से भरपूर किरदार जो जंग की हालत में एक सायरा जी कह रही है मेरा पेट भर जाएगा। देखिए मैं यही बताने लगी हूँ ना कि देखिए आपने मुखलिस के तौर पर खित्ते के अमन के लिए आपने जो कोशिश करना चाहिए थी और जो कर भी रहे हैं उसके ऊपर देखिए दुनिया एग्री कर रही है, बट आप अपने मुल्क के बारे में कौन सोचेगा। सायरा जी ने एक जी भी बात की, दूसरा उन्होंने खुद ही केपीके की बात की। केपीके की कल की एक चीज़ सायरा जी ने भी देखी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। और वहाँ पे जो देखिए केपीके की जब अपनी असम्बली है मौजूद है, हॉल मौजूद है, हाउस मौजूद है, और फिर अवामी जो असम्बली है वो लगाएगी, और वो लगाई भी कहाँ एक सपोर्ट, और सब यही मैं बताने लगी हूँ आकाशा, यही मैं बात करने लगी हूँ कि वो भी आपने क्रिकेट स्टेडियम में लगाई और 150 बंदा था उसमें, और 150 बंदे में से भी 100 बंदा आप अपने मुलाजमीन को कर ले, सरकारी मुलाजमीन जो होते हैं वो वहाँ पर थे, बाकी जो जैसी बात है जो MPs वगैरह हैं सारे वही होंगे ना, बाहर से तो कोई नहीं था। तो उस चीज़ की क्या तुकबंदी थी, क्या एक जब आप बाहर और प्रॉपर स्टेज लगाए गए, कुर्सियाँ लगाई, क्या उसके ऊपर खर्चा नहीं है? उससे बेहतर नहीं था कि आप असम्बली के हॉल के अंदर ही कर लेते? इस तरह फायदा मिला है किरण, कोई फायदा हुआ है आवाम को? कौन सा फायदा, वो हमें भी तो दिखाए ना। देखें जब बाकी वीडियोस आ सकती हैं तो फायदे की भी आनी चाहिए थी, अवाम की भी आनी चाहिए थी। मुझे तो कोई ऐसी वीडियो जो वहाँ पर दिखाई नहीं दी कि वहाँ पर कोई अवाम आई हो, कोई सपोर्ट मिली हो। तो इस तरह के स्टंट्स मारने, पता नहीं कौन इन लोगों को कहते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया जब देखते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है तो इस तरह के स्टंट्स आ जाते हैं इन जानिब से, बजाय इसके कि दूसरी तरफ आप ये बात नहीं कर रहे हैं कि इससे पहले हमने देखा है कि जब मरियम नवाज शरीफ के साथ मरी में थी तो कैबिनेट का एक इजलास उन्होंने वहां पे भी बुलाया था, तो शायद हो सकता है जब भी किसी भी गवर्नमेंट, देखिए काशा हमारा मसला ये है ना कि हम पीछे चीज़ों में जो अब हो रही है उनके ऊपर बात करें, उनको बात देखिए। अगर कल को यही मरियम करेगी उसके ऊपर भी बात की जाए, लेकिन ये अभी कल का मामला है, कल ये चीज़ पहले भी हम पहले देखिए हम पहले ये बात की बात नहीं हो चुका है। देखिए काशा हम पहले देखिए हम पहले और बात की बात नहीं कर रहे। मतलब सगीर चौधरी साहब अगर आप अच्छे काम करते हो तो आप आकाशा मैं आपकी बात, अगर आप अच्छे काम नहीं करते हो तो आप ये चीजें नहीं करते। नहीं आपका पॉइंट ये गलत है। यहाँ पे मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, सो ब्रेक से वापस आकर इस पे बात करें कि अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं तो फिर आप क्यों कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे काम करें तो आप कुछ भी करें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। किरण, जिस तरीके से आप बात कर रही थी और मैंने भी आपको बताया कि चलो अगर क्रिकेट ग्राउंड में बुला ही लिया है, जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब थोड़े से इन दिनों हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं, सो अगर इजलास, वैसे बहुत से लोग जो है इसको एहतजाज का नाम भी दे रहे हैं कि एहतजाज करने की जो कोशिश है वो भी की जा रही थी, लेकिन नहीं, वो सिर्फ एक इजलास था। सो किरण, मरियम नवाज साहिबा भी इससे पहले जब मरी में मौजूद थी, अपने जो वालिद मोहतरम है नवाज शरीफ साहब उनके साथ, तो उन्होंने कैबिनेट का इजलास वहीं पे बुला लिया था। सो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए एक स्टेडियम स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर बुलाने में और कैबिनेट का किसी घर के अंदर बुलाने में फ़र्क है ना काशा। हम मसला ये कि हम बैकग्राउंड में चले जाते हैं कि भाई उसने किया, भाई वो अगर छलांग लगा रहा है बिल्डिंग से तो आप कहेंगे मैं भी लगा रहा हूँ, फिर वो अच्छे काम कर रही हैं आप कहेंगे मैंने वो भी करने। लेकिन सोहेल आफरीदी साहब वहाँ पे नहीं वो काम डिलीवर कर, और आप अपने ही गवर्नमेंट में अपने ही सूबे के अंदर अवामी असम्बली आप किसके आगे लगा रहे हैं, जबकि कंट्रोल ही सारा आपके हाथ में है, आप वहाँ पे ऑल एंड ऑल हैं, तो आप किसके आगे अवामी असम्बली लगा रहे हैं? और वो भी स्पोर्ट ग्राउंड। जब आप स्पोर्ट्स को आबाद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको ख़राब तो मत करें। एक अच्छा एक वहाँ पे इमरान खान स्टेडियम अगर लोगों को मिल ही गया है, इस तरह की देखिए इस तरह की सिचुएशन आकाशा में, क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हूँ तो मैंने बहुत सारे ग्राउंड के अंदर ना, दुनिया भर में स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती कि खाने चल रहे हो, म्यूजिक चल रहा हो, आप जो है इस तरीके की टेबल्स, आप ग्राउंड के अंदर चेयर्स रखते हैं, कुर्सियाँ रखते हैं, पूरा एक स्टेज लगाते हैं, तो उसके ऊपर जो वहाँ पे एक मैदान बनने
बनने में ना वहाँ पे बहुत टाइम लगता है, बहुत हफ्ते लगते हैं, उसको प्रॉपर तैयार किया जाता है। वो खेल के मैदान खेल के लिए होते हैं वहाँ पे। हाँ, अनटिल अनलेस कि आपने उस मैदान में किसी और मैदान को, जैसे हमारे जहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है तो वहाँ पे एक ग्राउंड को दूसरी गेम के लिए तो मुख्तस किया जा सकता है, वहाँ पे कोई चीज़ हो, मेन इवेंट हो, वो तो किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ लोग, और अच्छा मुझे ये बता देना कि वहाँ 20,000 के करीब उसकी कैपेसिटी थी, तो वहाँ पे 20,000 बंदा था, कोई एक फुटेज आप मुझे काशा दिखा, आप उनकी बता रही नहीं थी ना काशा, गलत तो यही बात है ना कि जस्टिफाई, हमें गलत चीज को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए। हम ये नहीं कि भाई मरियम ने ये किया था, नवाज ने किया था, जरदारी ने किया था, तो उसको नहीं, ये गलत चीज है ना। बात कही ना, चले अच्छा हुआ कि आप उठा के कम से कम सायरा जी इस पे अपना कोई पॉइंट देना चाहेंगे? सायरा जी के ऊपर आप इमरान खान को ले तो आई हैं। असगर चौधरी साहब थोड़ा सा टाइम दीजिएगा जी। सायरा जी नहीं, मतलब अभी बार किरण कह रही है, नहीं वो तो उन्होंने जो किया तो वो अभी यानी कि वो उन्होंने किया वो उनको हलाल था। अभी नहीं, बात करें बानो जी मैंने ये बात नहीं की, सायरा जी मैंने ये बात नहीं की, मैंने कहा वो भी गलत था, तब उन्होंने अपने टाइम पे किया था, वो भी गलत होगा। मैं इस टाइम पे बात कर रही हूँ तो मैं उस चीज की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं स्पोर्ट्स को कवर करती हूँ। मुझे दुख होता है कि दुनिया भर में स्पोर्ट्स आबाद है, हम आबाद नहीं कर पा रहे, लेकिन हम उसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इन्होंने मुल्क बर्बाद कर दिया। जिनकी बात आप पहले कर रही थी, PMLN पीपल्स पार्टी, PDM के टोले ने एक ग्राउंड को आप कह रही हैं गलत है, लेकिन बर्बाद आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि वो मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं तो ये भी कोई कसर ना छोड़े। फिर देखिए मरियम नवाज तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन आपको उनकी ये बात तारीफ कर तो रही करनी हूं चाहिए ना, जो काम अच्छा कर रहा हो उसकी तारीफ तो करनी चाहिए। सायरा जी, सगीर चौधरी साहब ने ये भी बात की है कि अगर मरियम नवाज ने ऐसा कुछ किया भी था तो वो अच्छे काम भी कर रही हैं। सो KP के जो है वो जो सोहेल अफरीदी साहब है उन्होंने कुछ नहीं किया कि वो इस तरह के काम करें। वो इतनी सारी वो जो अभी सुना है कि वो कितनी आसामियां खत्म कर रही हैं, क्योंकि जी 5,000 अरब का बजट है जिसमें 11 का हमने जहाज ले लिया, उसके बाद ये तमाम चीजें आपके सामने तो मैडम जहाज से हटके भी तो बात हो सकती है ना, अच्छे कामों के बारे में भी तो आए ना। आप पंजाब की तरक्की का आपने देखा है, कभी पढ़ा है ग्राफ कितना आगे जा रहा है? भाग के मगरबी ममालिक से मुकाबला करते हैं वहाँ की महंगाई से। तो अब आपने देख लीजिएगा कि वो जो ओंटारियो के थे उन्होंने अवामी रद्दे अमल पे अपना जहाज वापस कर दिया। जिंदा कौमें जहाज लोग ले लेते हैं मैडम, वापस भी हो जाएगा, ये भी हो रहा है वापस, चले इसमें कर रहे हैं। लेकिन आप जो पंजाब में इस वक्त तरक्की हो रही है उसको एक्नॉलेज करें, उसको तो हमारा पड़ोसी मुल्क भी एक्नॉलेज कर रहा है। सगीर चौधरी साहब सायरा जी अपना पॉइंट कंप्लीट किया ताकि मैं अपने टॉपिक पे आऊं और उस पर बात करें। आप जरा मुझे भी इस पर मौका दे दीजिएगा। पास जहाज होने नहीं चाहिए, स्मगलिंग होती है जी, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ये जो अच्छी घड़ियां हाथ में पहनकर हमारे आ जाते हैं लोग, तो वो भी आपको पता है कि कैसे आती हैं कैसे नहीं आती। वो जो 50-50 करोड़ की और 1-1 अरब की घड़ी है, टैक्स भी तो होता होगा ना। इन जहाजों को कौन चेक करता है? इन जहाजों को कौन चेक करता है? और ये तब शुरू हुई थी, मैं हमेशा नाम भूल जाती हूँ। आप ये नवाज शरीफ साहब के सेक्रेटरी कौन थे? शुजा पाशा, शुजात में नाम मिक्सअप कर जाती हूँ, गलत बोल लूंगी जी। वो खुद सूटकेस भर के डॉलर के यहाँ से लेकर जाते होते थे। पंजाब में जो अच्छा काम हो रहा है उसकी तारीफ नहीं करनी। अच्छा सगीर चौधरी साहब आप कर दें तारीफ। सगीर चौधरी तो बताएं, सायरा जी पूछ लेते। मैं ये बता रहा हूँ कि देखें पंजाब में इतने अरसे से आप जो मरियम नवाज ने सबसे अच्छा काम किया है कि जो ज़मीन जो है पहले जो खवातीन थी उनको ज़मीन नहीं मिलती थी, उनके भाई छीन लेते थे। अच्छा। अब ये ऐसा उन्होंने कानून बनाया, बीच में अदालत की तरफ से फिर कुछ कानूनी पेचीदगियां आई, फिर उसके बाद उन्होंने उसको एक कानून की शक्ल दे दी। सायरा जी मैं अपने पॉइंट पे आना चाह रही हूं। सायरा जी मेरे पास टॉपिक है। वो जो 20-20 सालों से मुकदमे अदालतों में चल रहे थे, अब वो चलें सगीर साहब बहुत अच्छे काम किए, नो डाउट। मुझे सिर्फ एक पॉइंट करना है आकाशा, मुझे सिर्फ स्टेडियम के ऊपर करना है, सिर्फ स्टेडियम के ऊपर मुझे 10 सेकंड चाहिए जी। बताइए। देखें जो सोहेल अफरीदी साहब थे, सोहेल अफरीदी साहब का 1 पॉइंट एजेंडे के तहत उन्हें लाया गया था कि जनाब आपने इमरान खान साहब की राय की तहरीक चलानी है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हर एक नया ड्रामा आ जाता है, इनसे ड्रामे करवा लें बस, और कुछ इनसे टिकटॉक्स बनवा लें। आज मैं चेयरमैन की सुन रहा था, चेयरमैन के साथ एक खातून उलझ रही थी, अपनी टिकटॉक बना रही थी। भाई आपने किया क्या इमरान खान के लिए? वो क्या इमरान खान का VN ये था कि एक डिस्ट्रिक्ट से 47 अरब की करप्शन पकड़ी जाए?
या दूसरी जगह से 11 अरब की करप्शन पकड़ी जाए, यह विजन था इमरान खान का? क्या तब्दीली ये थी कि एजुकेशन का आप यूं आप सत्यानाश करें, हेल्थ का ये सत्यानाश करें? ना आप तहरीक चला रहे हैं, ना आप केपी से बाहर निकलते हैं, इजलास भी करना है तो आपने अपने मैं स्टेडियम में आपको एक करना है। मशवरा दूंगी असगर साहब, क्योंकि बहुत दफा हमने देखा डॉक्टर इमरान साहब भी हमारे प्रोग्राम में आके कह चुके हैं कि पीटीआई को दीवार से लगा दिया गया है। पीटीआई के कोई भी अगर बानी पीटीआई की रिहाई की बात करता है या हम लोग कोई भी एहतजाज करने की बात करते हैं, हमें तो गिरफ्तार छोड़ देना पार्टी, फिर सर आप क्यों पार्टी पार्टी ज्वाइन में कर बैठे लें, हुए हैं? सर आप पार्टी ज्वाइन कर लें, ऑनेस्टली पार्टी ज्वाइन कर लें, हो सकता है बानी पीटीआई बाहर आ जाए। तनकीद करना मेरा काम है, मैं तनकीद कर कि वो नहीं उनके पर पास नहीं वो उठा सकते बोझ, तो छोड़ देना पार्टी, किसी और बंदे को पार्टी उसके हाथ में दे दे कि हर एक आएगा उसने अपना माल हम बनाना है जब ये और बस कहते हैं हम उसके बाद गलत हो चले जाते जाना है। हैं, हम जब ये कहते हैं गलत हो जाते हैं। जी सारा जी, हाँ जी, वो बस सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। जी। ये पता नहीं शायद क्या समझे, जो उन्होंने जलसा जो असेंबली लगाई बिल्कुल गलत किया। मतलब इस ड्रामे की समझ नहीं आई थी। अगर बहुत शौक था तो प्लास्टिक की 4 कुर्सियां लेके बैठ जाते, या जैसे जरगे में होता है आप अपनी चादर बिछा के गांव तकिए लेके बैठ जाते। मीनारे पाकिस्तान में असेंबली पंखे जिस तरह हाथ से जुले जा रहे थे, पंखे कूलर उन्होंने तो एहतजाज असेंबली किया था की लोड शेडिंग के कुर्सियां खिलाफ। लाके, इसकी समझ नहीं आई। मीनारे चले। पाकिस्तान और में तो आपने एहतजाज बिल्कुल हुआ सही था लोड कहा शेडिंग के खिलाफ। कि अदाकारों फनकारों की कमी नहीं है। अब आप शेख वकार तकरम को देख लें, जी जी आपको पता है वो अडयाला जेल गए थे, जी ये मुझे किसी ने बताया है, खान साहब से मिलने नहीं। जी कोई जी बहरिया के करता धरता शाह मोहम्मद शाह, जी जी वो भी वहां पर कैद है। अब ये मेरे सहाफी तहकीक करके बताएंगे क्या ये खबर सही थी या ऐसे ही किसी ने मुझे बताई। आपके चलो, पास दो दफा जाना खासी जा अच्छी चुकी। खबरें होती हैं, अच्छी खबर है आपके अंदर पास की ये। खबर होती है सायरा जी। 2 दफा ज्यादा गए लेकिन इमरान खान से नहीं मिले। जी, वो कोई जी। बहरिया के हैं, शाह मोहम्मद शाह महमूद शाह ना समझिएगा, जी, जी। कोई ऐसे हैं। चलें तो वो सायरा जी, उनसे मिलने को चलें अब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। सायरा जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय जो थी उससे हमें आगाह किया है। सगीर चौधरी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। हम देख रहे हैं कि आलमी बैंक ने हमें खबरदार किया है कि अगले 10 से 15 सालों में पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर मुमालिक में लाखों नौजवानों के लिए रोजगार का हुसूल एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो बन जाएगा। स्टिल हम देख रहे हैं पाकिस्तान में हालात इस तरह के, आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए सूरत हाल तो नौजवानों की अगर बेरोज़गारी के मतलब देखी जाए तो तशवीशनाक जी। है पूरे मुल्क में, चारों सूबों में, बल्कि 5 में। जो अदाद-ओ-शुमार हैं 2024 और 25 के, उसके मुताबिक 9.8% से 12.86% जो नौजवान हैं वो बेरोज़गारी की लाइफ गुजार रहे हैं। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है ये वाली। अच्छा, और पाकिस्तान में 4 करोड़ 63 लाख जो नौजवान हैं वो इस वक्त तालीम याफ्ता हैं, 15 से 24 साल की उनकी उम्रें हैं, और इतनी बड़ी तादाद में यूथ है, किसी मुल्क के पास इतनी बड़ी यूथ है ही नहीं, और हम उससे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास यूथ भी है, पढ़ी लिखी भी है और टैलेंटेड भी है। पूरी दुनिया मुतरफ़ है कि पाकिस्तान में टैलेंट की किसी भी मैदान में कमी नहीं है, खेल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो और ये तालीम का शोबा हो, कोई भी शोबा हो, तो पाकिस्तान के नौजवान बहुत आगे हैं और पूरी दुनिया में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों की जो बेरोज़गारी है उसको हम कहाँ लेके जाएंगे? इसके लिए हल होता है, देखें हर गवर्नमेंट के पास हल होता है। सरकारी सतह पे नौकरियां जो हैं वो नौजवानों को इतना रोज़गार प्रोवाइड नहीं कर सकती। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का होना बहुत ज़रूरी होता है। जो प्राइवेट सेक्टर है वही जो है इस तरह जो टैलेंटेड नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको रोज़गार देता है और उनके टैलेंट से इस्तिफ़ादा हासिल करता है। उनका टैलेंट जो है उससे पाकिस्तान को तरक्की मिलती है, पाकिस्तान जो है वो बूम होगा। तो प्राइवेट सेक्टर हमारे पास नहीं है, बदकिस्मती से हमने प्राइवेट सेक्टर पे तवज्जो नहीं दी। हमने ठेके लिए, उस पर कमीशन ले लेके हमने अपना तो पेट भर लिया, लेकिन हमने प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्रीज़, इसके अलावा जितने भी कारखाने हैं और इस तरह के सॉफ्टवेयर हाउसेज, देखिए अब IT का दौर है तो सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हैं वो मुतारफ़ करवाने चाहिए, सरमायाकारी इधर होनी चाहिए, लोगों को इधर इस तरह के मौके दें कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो तरक्की करे। अगर प्राइवेट सेक्टर में तरक्की होगी तो हमारे ये जो बेरोज़गार नौजवान हैं जो इस उम्मीद के साथ पढ़ते हैं कि उन्हें एक अच्छा रोज़गार मिलेगा, तो वो इस सारे सूरत हाल में अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर सूरत हाल यही रही तो फिर मैं आपको ये बताऊं कि जो नौजवान जो हैं वो किसी के बस में नहीं रहेंगे। देखें आप क्राइम की शरह देख लें, क्यों होती है? उसकी बेसिक वजह बेरोज़गारी है।
ये इस पे तहकीकात हो चुकी हैं, इस पे स्टडी हो चुकी है, इस पे बहुत मरतबा बात हो चुकी है और मज़ीद कि भाई बेरोज़गारी हो तो फिर क्या होगा? जी नौजवानों के सबसे जो बड़ी वजह है क्राइम में इन्वॉल्व। जा रहे हैं डंकी लगाकर। जी मैडम आप कुछ कह रही थी? जी जी मैंने कहा हमारे नौजवान तो आप देखिए कोई 200 वो कहते हैं ना कि इटली के समंदर में लाशें डंकी हाँ लगाकर जाते तो हैं। देखें ये उसको भी ये कोई देखिए नहीं रोक बड़ा पाता। अच्छा इन्होंने पॉइंट रेज किया मैडम ने कि देखें अब नौजवानों को जब मौके नहीं मिलते तो अपनी लाइफ जो है उसको रिस्क में डालकर और डंकी लगाकर बैरून मुल्क जाते हैं कि कहीं से उनको रोजगार मिल जाए, फिर हजारों की तादाद में उनकी डेड बॉडीज जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। कितने अफसोस की बात है। ये हम खबरें पढ़ते हैं, मोहसिन नकवी साहब भी इस पर रोजाना अपनी प्रेस रिलीज जारी करते हैं, बड़े अहकाम जारी करते हैं। भाई इसका इकदाम कौन करेगा? इन नौजवानों को रोजगार किसने देना है? अगर नहीं देना, आप आबादी पे कंट्रोल क्यों नहीं करते? कैलकुलेटेड किस्म अच्छा, की चलें, आबादी चलें, जो है अब- किसी मुल्क के लिए तरक्की के लिए जी सर। बड़ी अहम होती है, चलें, बड़ा अहम रोल अदा करती है। साहब आपका पॉइंट है। असगर साहब, पंजाब हुकूमत ने फिर भी कुछ सोचा इस बारे में। चले कुछ पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी पहले प्रोग्राम में सवाल उठा। तो पंजाब हुकूमत ने मौशी तंगी और जो अखराजात है कम करने के लिए 43,000 से ज्यादा जो खाली असामी हैं उनको खत्म करने का फैसला किया है। एक अच्छा फैसला किया गया पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि हम तो पहले ही कह चुके हैं कि सब कुछ बेच दे, क्योंकि हमने चलाना ही नहीं है। और हमारे तो बुजुर्ग को खुल के कहते हैं जी हुकूमतों का काम जो है अदारे चलाना नहीं है, सिर्फ हुकूमतें करना है। ये अलग बात है कि उन्हीं अदारों की 8-8, 10-10 गाड़ियाँ अपने इस्तेमाल में रखने की है और उनके जितने भी बाकी मराहत हैं वो लेनी है। देखिए काशा, ये बड़ी तशवीशनाक बात है और बड़ी संजीदगी की ज़रूरत है इसके ऊपर। आपने इन नौजवानों को आपने कहाँ पर खपाना है? आप सबसे पहले, जैसे अभी चोई साहब बड़ी तफसील से बता रहे थे, आपने सनती तरक्की का बार बार बड़ा दावे करते हैं जी। और वैसे भी जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है वो कम अज़ कम एक बात ज़रूर करती है जी कि हम इस मुल्क में सनती इनकलाब लेकर आएंगे, मगर वो आएगा कैसे? क्या ज़बानी जमा खरीद से हो जाएगा? बिजली तो आपकी पहली बात है मिलती ही नहीं है। मिलती है तो इतनी ज़्यादा महंगी है कि कैपेसिटी चार्जेस की मद में हम 3300-3400 अरब रुपए दे देते हैं। गैस LNG का जैसे मैं बता रहा हूँ वो 2100-2200 अरब रुपया वो हो जाता है। तो जब तवानाई आपको किसी भी कोई भी सरमायादार है उसने जहाँ सरमाया लगाना है वहाँ से प्रॉफिट कमाना है ना, किसी ने दुकान भी खोलनी है तो वो नफ़े के लिए खोल रहा है ना। तो जब आपको इतनी महंगी तवानाई मिलेगी तो आप दुनिया से मुकाबला कैसे करेंगे? आपकी एक्सपोर्ट्स कैसे होंगी? कैसे आपका जो ये हमेशा आप कहते हैं जी शार्टफॉल आ गया जी, हमारी दरामदाद और बरामदाद में बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है, ये कैसे ख़त्म होगा? जब तक आप सस्ती एनर्जी नहीं देंगे पहिया नहीं चलेगा सनतों का। और जहाँ तक रह गई है, आप एक ज़री मुल्क थे, दुनिया का बेहतरीन आपके पास नहरी निज़ाम है, मगर क्या है अब हमें ज़रूरत पेश आ गई है जी कि नहीं, सनती ज़मीन के ऊपर जो है ज़री ज़मीन के ऊपर हम हाउसिंग सोसाइटीज़ बना लें। मकानात की बड़ी कमी है पाकिस्तान में। आप इस्लामाबाद के चारों तरफ देखें ना, 80-80 किलोमीटर भी आप चले जाएं, मरी जो पुरफजा मकाम है, अब तो वो भी महफूज नहीं रहा है वहाँ पर। तो फिर ये प्रॉब्लम्स तो आएंगे। ये तो आएंगे और जी। फिर किरण, एक तरफ हम देख रहे हैं कि नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है बेरोजगारी के खदशात से दो चार नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमतों का दरवाजा भी जो है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बंद होने की बातें हो रही हैं। और तीसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान जो है बड़े बड़े आलमी बहरानों का हल करने में भी मसरूफ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आलमी के ऊपर बहुत दफा बात कर लिया आकाशा जी, हर दिन हर एक ही चीज के ऊपर बात, मतलब हम बाहर के हालात जो है उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आलमी बहरानों का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मुल्क के ये हालात हैं। इससे एक चीज तो साबित होती है कि अगर आप आलमी इतने बड़े बड़े जो इतने पेचीदा मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं तो आप अपने मुल्क के कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? उस चीज़ का फ़ायदा कौन उठा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और ये अवाम को खुद से भी सोचना पड़ेगा कि भाई इन हुक्मरानों के पीछे लग के आप लोग अपनी ज़िंदगियां तबाह कर लेते हैं, लेकिन अपने हकूक़ के लिए कब आवाज़ बुलंद करना सीखेंगे? मतलब कितनी मैं आप जब बाकी लोग कितना बात कर लेंगे और हमारी बात का उन पर कितना ही असर हो? उनको पता है रोज़ टॉक शोज होते हैं, वही बातें होती हैं, करते हैं, निकल जाते हैं, चुप कर जाते हैं, क्योंकि हमारी आवाम ने तो निकलना नहीं है, ना ही उनको असर होना है। देखिए, यूथ ना एक बहुत अहम किरदार अदा करती है किसी भी मुल्क की तरक्की में, और आपकी यूथ तो
आप देखिए, आप उस यूथ को कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे जो जंग के दिनों में भी उसका आप हौसला पास नहीं कर सकते, तो उस यूथ को कहीं पे काम पे लगा दें। आईटी में आपके पास इतना ज़्यादा इस वक्त एक्सपोजर हमारी यूथ के पास मौजूद है, जो दुनिया भर में जहाँ से बैठे बैठे वो दुनिया की वेबसाइट्स को हैक भी कर लेते हैं और अच्छे काम में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने आईटी के पिछले कुछ अरसे में चलाते हैं टैलेंट अपना जो वहाँ पे दिखाते हैं। असगर साहब, ये चीज़ तो है, लेकिन उसको छोड़ देना, थोड़ी सीरियस बात करें। हम अपनी सीरियस बात, यही तो मसला है कि हम खुद भी उन चीजों को ना फन में ले जाते हैं। जवाब दे रहा हूं ना भाई, मीम्स बना रहे हैं ना, उनके पास काम नहीं है। तो भाई आप नहीं काम उनको दे रहे ना, वो तो वही कह रहे ना कि मैं तो वही बात कर रहा हूं कि उनके पास काम नहीं है, तो वो मुल्क के मसाइल जो हैं क्या वो इतने बड़े नहीं हैं कि जिस पर हुकूमत गौर ही नहीं कर रही, और आलमी बहरानों को भाई हल करने पे हमारी हुकूमत का भी फोकस है। देखें कैसी कमाल की बात है। वैसे जी सायरा जी, आपसे सवाल है मेरा। आप क्या कह रही हैं? सायरा जी, मैं कह रही हूँ क्या मुल्क के मसाइल इतने बड़े नहीं हैं जो हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो लोग हैं, वो बाहर बड़े बड़े बहरानों को हल करने की तरफ निकल पड़े? नहीं जी, मुल्क की तरफ तो कोई फोकस है नहीं। किसका था? किस दौर में रहा है? किस हुकूमत ने आके यहाँ पर नौजवानों की तरफ देखा या किस चीज की तरफ देखा? सबसे बड़ा मसला हमारा आबादी का, उसी के ऊपर ही हम लोग कोई पॉलिसी नहीं बना सके। आप बांग्लादेश में भी देख लें, उसमें हम अपने जो उलमा कराम, ये जो मदारिस खुले में, उनको एक पेज के कि आप लोगों को इस चीज की तबलीग करें, और कि यहाँ पर आबादी के आप एक साल तो एक अपना खत्म करेंगे। हम तो सरकारी मौलवी बटाए हुए हैं, फतवे ले लेते हैं उनसे फायदे के लिए, तो फतवा ये ले ले, आबादी का वो कर ले। जब तो मैं तो यहाँ पर भी कहती हूँ कि अगर ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का आपने लोगों को ज़कात और वो भीख देनी है, तो ये पॉलिसी बना ले कि जिसके 2 बच्चे होंगे, हुकूमत को उसकी तरफ से ये मिलेगा, इनाम मिलेगा, या जो भी किसी चीज में सब्सिडी मिलेगी। 8 बच्चे। मैं इस वक्त आपको अपने ना सिंध का बताती हूँ। आप लोग नौजवानों की बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी कि हाँ मे भी पंजाब साइड पर हो, यहाँ पर कराची शहर में या जिस 2-3 बड़े शहर है, हैदराबाद, मीरपुर, खास सक्कर, उसमें तो तालीम का है। बाकी हम लोग खुदा जाने क्या छोटे छोटे बॉम्ब या क्या वो कहते ना माइंस हम लोग वो कर रहे हैं। मेरे अपने हलके या मेरे जिले की बात ले ले, वहां पर 70% नौजवान आइस के नशे में, कच्ची शराब के नशे में, चोरी चकारी, ना कोई वहां पर ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने कभी नहीं सोचा कि वहां पर कोई टेक्निकल कॉलेज हो, जो लोग वहीं पर ही बच्चे आप वहां पर अपना टेक्निकल तालीम हासिल करके उन्हीं ऑयल एंड गैस कंपनियों में अपना उनको रोजगार मिले। लेकिन वो भी आते हैं, मतलब ये कि जनूबी पंजाब और फिर पेशावर की तरफ से लोगों को वो रोजगार नहीं मिलता। तो हुकूमत को ये सोचना चाहिए। और वैसे हमारे सिंध में है रोजगार, अगर हम घोस्ट मुलाजमीन को असली में कन्वर्ट कर दें तो काफी मसला हल हो सकता है। और हमने जो अपने रिश्तेदारों को, अपने टेलर्स तक को जॉब दी हुई है, अपने घर के ड्राइवर को भी, इवन अपने घर की औरतों को भी वो सरकारी उसमें वो कोई भंगन है, कोई वो है, मतलब जिसको जिस जगह पे होना चाहिए, जिस सीट पे होना चाहिए, जो जिस सीट को डिजर्व करता है, वो चीजें नहीं है। सायरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सकीर चौधरी साहब सिर्फ कहिएगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। 1 मिनट लूंगा। देखें वो मिस हो गया था पॉइंट। इस मुल्क को ब्यूरोक्रेसी ने यरगमाल बनाया हुआ है। मैं कहता हूं कि सरकारी इदारे इतने होने ही नहीं चाहिए। जितनी करप्शन सरकारी इदारों में होती है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर इदारे हमारे सरकारी इदारों को लेकर हम पाकिस्तान की इतनी तौहीन करते हैं कि यहाँ पे इतनी करप्शन है, टेंडरिंग में इतनी करप्शन है, फलां जगह पे इतनी करप्शन है, तो सरकारी इदारों को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये पब्लिक डीलिंग के इदारे काम नहीं करते, और ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने मजे लूटती है और मुल्क को लूटती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। नौजवानों को हमें प्राइवेट सेक्टर को खपाना चाहिए। और देखें हमारी मीडिया इंडस्ट्री बहरान का शिकार है, जो हमारी फिल्मी इंडस्ट्री है वो ज़वाल पजीर है। और देखें भारत अपनी फिल्मी इंडस्ट्री से कितना कमाता है, मतलब जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा, और जो नहीं होना चाहिए वो तमाम चीजें। बहुत शुक्रिया सकीर चौधरी साहब, किरण खान, असगर चौधरी, सारा बानो, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेजबान आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।